नमस्कार। आज हम एक बड़े ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ज़रा गहराई से समझेंगे इसे। ये है भारत का 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। हाल ही में इसका गठन हुआ है और अगले कुछ समय तक ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भविष्य को लेके काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इसकी अध्यक्षता कर रही हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उनके साथ आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष भी हैं पार्ट टाइम सदस्य के तौर पर, और सीनियर आईएएस ऑफिसर पंकज जैन है सदस्य सचिव। इनको अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वेतन आयोग, ये चीज क्या है, मतलब क्यों बनाया जाता है ये? बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय वेतन आयोग जो है वो सरकार एक, आप कह सकते हैं, कार्यकारी आदेश से बनाती है। ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, जरूरत के हिसाब से बनती है। और इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी, जिसमें सेना के लोग भी शामिल हैं, उनके वेतन, उनकी पेंशन और नौकरी से जुड़ी जो दूसरी शर्तें हैं उनकी समीक्षा करना। आयोग देखता है कि मौजूदा स्थिति क्या है और फिर सरकार को बताता है कि क्या बदलाव किए जाने चाहिए, मतलब अपनी सिफारिशें देता है। और ये परंपरा काफी पुरानी है। आपको पता है, पहला वेतन आयोग तो आजादी से भी पहले 1946 में बना था। अरे वाह, 1946 से। अच्छा, तो इस बार ये जो 8वां वेतन आयोग है, इसे सरकार ने क्या खास जिम्मेदारियां दी हैं? इसके विचारणीय विषय, जिन्हें टीओआर कहते हैं, वो क्या हैं? ये टीओआर ही तय करते हैं ना कि आयोग का दायरा क्या होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सर पकड़ा। टीओआर का मतलब ये है कि वो मुद्दे और सवाल जिनका जवाब आयोग को ढूंढना है, जिन पर उसे अपनी राय देनी है, और ये तय करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इस बार के 8वें वेतन आयोग के टीओआर तो काफी व्यापक हैं, मतलब कई जरूरी पहलू हैं इसमें। आयोग से कहा गया है कि भाई, जब आप सिफारिशें दें तो देश की जो आर्थिक स्थिति है और सरकार की जो वित्तीय सीमाएं हैं उनका ध्यान रखें। साथ ही ये भी देखें कि विकास के कामों के लिए और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए सरकार के पास पैसा बचता रहे। एक और बड़ा मुद्दा है गैर अंशदायी पेंशन योजनाएं, मतलब वो पेंशन जिनका पैसा सीधे सरकारी खजाने से जाता है, जिसके लिए अलग से कोई फंड नहीं है। आयोग को इसके वित्तीय बोझ का भी अंदाजा लगाना है। इसके अलावा यह भी देखना है कि आयोग की सिफारिशों का असर राज्य सरकारों पर क्या पड़ेगा, क्योंकि होता यह है कि राज्य भी अक्सर केंद्र के पीछे पीछे चलते हैं वेतन बढ़ाने में। और हाँ, सरकारी कंपनियां यानी सीपीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर में लोगों को क्या मिल रहा है, उससे भी तुलना करनी है। ओ, ये तो सच में काफी कुछ है। मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना ही नहीं, अर्थव्यवस्था, पेंशन का बोझ, राज्यों पर असर, बड़े मुद्दे हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इन सब पहलुओं को जरा ठीक से समझें। आयोग का रोल क्या है, 8वें आयोग का खास काम क्या है और चुनौतियां क्या हैं। हम ये बातचीत कुछ उपलब्ध लेखों और विश्लेषणों के आधार पर कर रहे हैं। अच्छा, पहले थोड़ा दुनिया भर में देखते हैं। वहां सरकारी वेतन कैसे तय होते हैं? क्या वहां भी ऐसे ही आयोग बनते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया भर में सरकारी वेतन तय करने का जो नजरिया है वो समय के साथ बदला है। अगर हम 1970 के दशक तक की बात करें तो जोर समानता पर था। मतलब कोशिश ये थी कि सरकारी नौकरी में लगभग वैसा ही वेतन मिले जैसा प्राइवेट सेक्टर में उसी तरह के काम का मिलता है। लेकिन फिर 80 के दशक में हवा बदली। समानता की जगह आ गई दक्षता। सरकारें सोचने लगी कि वेतन ऐसा हो जो काम के नतीजे से जुड़ा हो। फिर 90 के दशक से प्रदर्शन और प्रोत्साहन पर जोर बढ़ा, मतलब जो अच्छा काम करे उसे ज्यादा मिले। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा गया कि सरकार दे भी सकती है या नहीं, मतलब सामर्थ्य या अफोर्डेबिलिटी। आज की तारीख में दुनिया भर की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ऐसी वेतन व्यवस्था हो जो अच्छे कुशल लोगों को न सिर्फ नौकरी में लाए बल्कि उन्हें रोके भी रखें। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि सरकारी खजाने पर कुल बोझ बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। तो ये जो बदलता नजरिया है, इसके हिसाब से एक अच्छी सरकारी वेतन प्रणाली की क्या पहचान मानी जाती है? क्या चीजें जरूरी हैं? हाँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ बातें तय हो गई हैं। एक अच्छी वेतन प्रणाली के पीछे एक साफ सोच, एक फिलॉसफी होनी चाहिए। उसमें इतनी ताकत हो कि वो टैलेंट को खींच सकें। संगठन के अंदर आंतरिक समानता हो, मतलब एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन। और बाहरी प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है, यानी बाजार के हिसाब से, खासकर प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले वेतन आकर्षक हो। और सबसे जरूरी, पूरी व्यवस्था साफ सुथरी हो, स्पष्टता हो। अब अगर हम इसे भारत से जोड़ें तो हमारे यहाँ आंतरिक समानता पर तो खासा जोर रहा है। ये पे बैंड, ग्रेड पे वगैरह इसी के लिए हैं। लेकिन जहां बात बाहरी प्रतिस्पर्धा की आती है, खासकर ऊंचे पदों पर, वहां हम अक्सर पीछे रह जाते हैं प्राइवेट सेक्टर से। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है।
हमारे यहाँ एक आम सोच है कि सरकारी नौकरी मतलब खूब पैसा और आराम, काम कम। लेकिन कुछ स्टडीज, जिनके आंकड़े अभी हमारे पास नहीं है, कहती हैं कि कई पैमानों पर, जैसे सरकार में कितने लोग हैं या वेतन पर जीडीपी का कितना खर्च होता है, भारत असल में कई दूसरे बड़े लोकतंत्रों से कम है, ज्यादा नहीं। ये धारणा और हकीकत का फर्क सोचने लायक है। बिल्कुल, ये धारणा बनाम हकीकत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब अगर हम 8वें वेतन आयोग के टीओआर पर लौटें, तो कुछ बातें और हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बताइए। पहला, जैसा हमने कहा, टीओआर में साफ लिखा है कि सरकारी वेतन की तुलना प्राइवेट सेक्टर से करनी है। ये पहले भी होता रहा है और बार बार यही सामने आया है कि सरकारी नौकरियों में शुरुआती लेवल पर तो वेतन अक्सर प्राइवेट के बराबर या बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, सीनियर लेवल पर या स्पेशलिस्ट रोल में, मामला उलट जाता है। वहां प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा देता है और यहीं से वो मुश्किल सवाल खड़ा होता है कि टॉप लेवल पर बेहतरीन लोगों को कैसे लाएं और कैसे रोकें। अगर ऊंचे पदों पर वेतन इतना कम रहेगा प्राइवेट के मुकाबले, तो सबसे अच्छे लोग सरकारी नौकरी में क्यों आएंगे, या आएंगे भी तो टिकेंगे क्यों? 7वें वेतन आयोग ने सबसे कम और सबसे ज्यादा वेतन का अनुपात, जिसे कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, वो 1.12.5 रखा था। क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी की जो दूसरी चीजें हैं, पक्की नौकरी, घर, मेडिकल सुविधाएं वगैरह, क्या वो ऊंचे पदों पर कम सैलरी की कमी पूरी कर पाती हैं? देखिए, ये सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा, ये बहुत बड़े अमूर्त लाभ हैं, इंटैंजिबल्स इन्हें कहते हैं। ये सरकारी नौकरी का एक बड़ा आकर्षण है और इसमें कोई शक नहीं कि ये ऊंचे पदों पर कम वेतन की कुछ हद तक भरपाई करते भी हैं। लेकिन जो स्रोत सामग्री है वो इशारा करती है कि शायद अब ये काफी नहीं है, खासकर कुछ बहुत जरूरी टॉप पोस्ट और स्पेशलिस्ट भूमिकाओं के लिए। दुनिया तेजी से बदल रही है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे पैकेज दे रहा है, तो क्या सिर्फ इन अमूर्त लाभों के भरोसे रहा जा सकता है? इस पर आयोग को सोचना होगा। अच्छा, और टीओआर में क्या कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जो शामिल नहीं की गई हैं, जिन पर शायद ध्यान देना चाहिए था? हाँ, कुछ पहलू हैं जो सीधे टीओआर में लिखे तो नहीं है, लेकिन टैलेंट को बनाए रखने के लिए आजकल बहुत जरूरी माने जाते हैं। जैसे कर्मचारियों के सीखने और उनके विकास के मौके, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, और सबसे अहम, काम करने का माहौल कैसा है। इसमें काम के घंटों में थोड़ी सहूलियत, मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग, या कर्मचारियों की सेहत का ध्यान रखने वाले प्रोग्राम्स, ये सब चीजें आती हैं। हाँ, ये तो वेतन से अलग है, पर जरूरी है। बिल्कुल, आजकल के कर्मचारी, खासकर युवा लोग, इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो उम्मीद है कि आयोग जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो इन सॉफ्ट चीजों पर भी गौर करेगा, क्योंकि अच्छा वेतन तभी काम करता है जब काम करने की जगह भी अच्छी हो, जहां आपको लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपनी टीओआर में आर्थिक स्थिति और पेंशन लागत पर विचार करने की बात कही थी, ये इतना अहम क्यों है इस बार? ये शायद इस बार के वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी, या कहें कि सबसे पेचीदा चुनौती है। जैसा मैंने पहले बताया, आयोग को देश की आर्थिक सेहत का ध्यान रखना है और इसमें सबसे बड़ा सिरदर्द है ये गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं का बढ़ता हुआ बोझ। एक अनुमान है कि सिर्फ साल 2025-26 में ही केंद्र सरकार का पेंशन का बिल करीब-करीब 2.76 लाख करोड़ तक जा सकता है। 2.76 लाख करोड़। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। अब आप सोचिए, सरकार का कुल राजस्व खर्च अगर करीब 39-40 लाख करोड़ है, तो ये उसका कितना बड़ा हिस्सा हुआ? हाँ, काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन में जा रहा है। बिल्कुल, और ये बोझ लगातार बढ़ रहा है। तो जाहिर है, आयोग जब वेतन बढ़ाने की सिफारिश करेगा तो उसे इस पेंशन के भारी बोझ को नजरअंदाज करने की छूट नहीं होगी। लेकिन यहां एक मुश्किल और है। टीओआर कहता है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा बचना चाहिए, मगर कल्याणकारी योजनाएं तो अक्सर राजनीतिक फैसले होते हैं, है ना? सरकारें चुनाव देखकर या दूसरी वजहों से नई नई योजनाएं ले आती हैं, उनका खर्चा बदलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आयोग, जिसमें जज हैं, प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, क्या ये इन मुश्किल और बदलते आर्थिक और कल्याणकारी असर का सही अंदाजा लगाने में पूरी तरह सक्षम है? क्या इसमें कुछ फाइनेंस और एचआर के विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, ताकि सिफारिशें और ज्यादा जमीनी और दूर की सोचने वाली हों? स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। ये भी एक अहम नुक्ता है। तो इन सब बातों का अगर हम निचोड़ निकालें, तो आज की चर्चा से क्या मुख्य बातें सामने आई? देखिए, हमने समझा कि केंद्रीय वेतन आयोग एक जरूरी मैकेनिज्म है जो सरकार को अपने लाखों कर्मचारियों के वेतन भत्ते तय करने में मदद करता है। 8वें आयोग के सामने चुनौतियां कई हैं। उसे देश की आर्थिक हकीकत, खासकर पेंशन के भारी बोझ और कल्याण की जरूरतों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना है।
साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जो मुकाबला बढ़ रहा है, खासकर टॉप टैलेंट को लेकर, वो एक बड़ा मुद्दा है। और हमने ये भी देखा कि दुनिया भर में सरकारी वेतन तय करने का फलसफा बदला है। अब सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि काम का नतीजा, प्रदर्शन और सरकार की देने की क्षमता, ये सब देखा जाता है। भारत अंदरूनी बराबरी में तो ठीक है, पर बाहरी मुकाबले में, खासकर ऊंचे पदों पर पीछे है। और वो धारणा बनाम हकीकत वाली बात भी है। बिल्कुल, और ये भी साफ हुआ कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। काम का माहौल, सीखने के मौके, ट्रेनिंग, ये अमूर्त चीजें भी टैलेंट को रोकने में उतनी ही जरूरी हैं, शायद ज्यादा, भले ही ये सीधे टीओआर में न लिखी हों। और हाँ, आयोग की अपनी बनावट और उसकी आर्थिक असर को आंकने की क्षमता पर भी सोचने की जरूरत है। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या वेतन आयोग जैसी संस्थाएं, जिनका मुख्य ध्यान वेतन के ढांचे पर होता है, क्या वो सचमुच सरकार की बदलती आर्थिक जरूरतों और प्रतिभा को संभालने की जटिल चुनौतियों का पूरी तरह से जवाब दे सकती हैं? या फिर हमें वेतन आयोग से आगे बढ़कर सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के तौर तरीकों, करियर में आगे बढ़ने के मौकों और पूरी एचआर पॉलिसी में कहीं ज्यादा गहरे बुनियादी बदलावों की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए।